दोस्तों चलिए इसी के साथ आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहले प्रश्न दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर में दिया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सबको राइट आंसर का चयन करना है। पहला विकल्प दिया है यह जो है लागू किया जा सकता है और दूसरा विकल्प दिया है यह लागू नहीं किया जा सकता है और तीसरा दिया है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और अगला विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न को देखा जाए दोस्तों तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है क्या इसका जो विधिक स्वरूप है कि इसका क्या हो सकता है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों तो एक आपके प्रस्तावना जब आप लोग पढ़ेंगे इसमें एक टॉपिक आता है क्या जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। इसी क्रम में देखा जाए तो एक जो सबसे पहला वाद हुआ था, जो सबसे पहला वाद हुआ था दोस्तों उसमें कौन था? बेरूबारी वाद था। क्या था दोस्तों? बेरूबारी वाद था और इस बेरूबारी वाद में जो हुआ था 1960 में हुआ था और इस वाद में कहा गया था ये जो प्रस्तावना है क्या है? संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना जो है ये क्या है दोस्तों? संविधान की कुंजी है, मगर ये जो है प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। इस बेरूबारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग जो है नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है दोस्तों, ये जो जूनियर एडेड का एग्जाम अभी हुआ था कुछ दिनों पहले दोस्तों, वहां पे ये पूछा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है इसको किस वाद में कहा गया था। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल बेरूबारी वाद होगा। यानी बेरूबारी वाद में ये कहा गया जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। और इसी कड़ी में एक और वाद हुआ था और उस वाद का नाम है दोस्तों केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद हुआ था। केशवानंद भारती वाद जो है 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था और इस वाद में कहा गया था कि जो प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इस वाद में कहा गया था दोस्तों कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है लेकिन भाग है लेकिन इसमें कुछ और चीजें कहा गया था और भाग है कहा गया था और इसमें यह भी कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह न्याय योग्य नहीं है। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों यह लागू नहीं किया जा सकता। आप नोट कर लेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या कहा गया था? यह जो है न्याय योग्य नहीं है और इसमें कहा गया था यदि, और इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया था यदि जो न्यायाधीश है अगर उसे संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध लगती है तो वह प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। और जिसमें तीसरी बात कही गई थी दोस्तों, जो तीसरी बात कही गई थी संविधान की जो बेरूबारी वाद हुआ था इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। और इसको लेकर के देखा जाए संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो जो पहला शब्द आता है दोस्तों समाजवादी आता है और जो दूसरा आता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष आता है, दूसरा जो आता है पंथ निरपेक्ष आता है और जो तीसरा आता है दोस्तों अखंडता आता है। यानी इन 3 शब्दों को जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी अगर देखा जाए दोस्तों ये मेरा जो प्रश्न था इसका जो राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या होगा, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। यानी इसके जो है लागू नहीं किया जा सकता, यानी हम कह सकते हैं यह जो है लागू नहीं किया जा सकता। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है यह न्याय योग्य नहीं है। इसको लेकर के आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते कि मुझे मेरे साथ जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर भेदभाव किया जा रहा है, आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और उसको केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और अगले प्रश्न में जैसा कि दोस्तों आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं। पहला दिया है टीपीएसपी दिया है और दिया है मूल कर्तव्यों में दिया है ए और बी दोनों दिया है और विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर देखा जाए दोस्तों ये जो पर्यावरण जो है
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों के रक्षा के प्रावधान किए गए दोस्तों। अगर इसको देखा जाए तो पहला जो विकल्प दिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, तो आपको इसमें रखना है दोस्तों, एक आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 48 है, और अनुच्छेद 48(1) में क्या कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य क्या करेगा, राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48(1) में कहा गया है राज्य जो है पर्यावरण की क्या करेगा, रक्षा करेगा दोस्तों। और एक आर्टिकल है 48 है, और 48 में दोस्तों क्या कहा गया है कि राज्य जो है कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। कृषि का क्या करेगा, वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा, अर्थात क्या करेगा दोस्तों, दुधारू पशुओं या जो है चारागाह की व्यवस्था करेगा। कृषि का वैज्ञानिक ढंग से क्या करेगा दोस्तों, पुनर्गठन करेगा। इसको डीपीएसपी में कहा गया दोस्तों। और एक यहाँ पे दिया है मूल कर्तव्य दोस्तों, आपको पता है मूल कर्तव्य में भी जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया कि राज्य जो है पर्यावरण की संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा। यानी इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपके कमेंट को हम चेक कर लेते हैं साथियों, एक बार आपके कमेंट को चेक कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, दिया है कि 42वें दिया है दोस्तों प्रश्न में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और यहाँ पर विकल्प दिया है अनुच्छेद 38 दिया है, अनुच्छेद 39 दिया है, 39A दिया है, अनुच्छेद 45 दिया है और अनुच्छेद 43A दिया है। और प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों श्रमिकों के प्रबंध की जो है भागीदारी जो है किस जो है आर्टिकल में सुनिश्चित की गई है दोस्तों, इसको हमें बताना है। अगर देखा जाए दोस्तों जो विकल्प दिए गए सारे, पहले हम विकल्प को मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। पहला जो दिया गया आर्टिकल 38 दिया गया दोस्तों, आर्टिकल जो 38 है यानी अनुच्छेद जो 38 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक आर्थिक, राज्य जो है ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य जो है ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी नागरिकों को क्या मिल सके, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। ये बात कही गई है दोस्तों आर्टिकल 38 में कही गई है दोस्तों। और अगला दिया है दोस्तों आर्टिकल दिया है अनुच्छेद 39A। तो जो अनुच्छेद 39A है दोस्तों आप लोग इसका मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। आर्टिकल जो 39 है दोस्तों, 39 के कई पार्ट हैं, 39 के कई पार्ट हैं। अगर देखा जाए दोस्तों इसमें आर्टिकल जो 39 में का है, 39 का है, 39 खा है और 39 गा है दोस्तों, और 39 घा है और 39 अंगा है। यानी 39 के अंतर्गत दोस्तों इतने पार्ट हैं। और जो 39 का है या जिसे हम 39A कहते हैं दोस्तों, 39A में क्या बताया गया कि राज्य जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। राज्य जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, 39A में कहा गया है दोस्तों। और जो 39 खा और गा है, और इसमें कहा गया कि राज्य जो है भौतिक संसाधनों का क्या करेगा, संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। और जो गा है इसमें कहा गया कि राज्य जो है भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्वक वितरण करेगा। यानी 39 खा और गा का जो संबंध है कहीं ना कहीं जमींदारी व्यवस्था से है दोस्तों। और जो 39 घा ये महत्वपूर्ण है, ये IMP है दोस्तों। 39 घा में कहा गया कि राज्य क्या करेगा, तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। और जो 39 अंगा है दोस्तों, इसमें कहा गया कि राज्य जो है बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करेगा दोस्तों, 39 अंगा में कहा गया है। और जो आर्टिकल 45 है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया कि राज्य क्या करेगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, आर्टिकल 45 में कहा गया है दोस्तों। और आपको पता है कि इसको जो है अनुच्छेद 21A में जोड़ करके मौलिक अधिकार बना दिया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बना दिया गया दोस्तों। और अगला विकल्प दिया गया अनुच्छेद 43A दिया है। बिल्कुल दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का बिल्कुल
श्रमिकों की जो प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है वह अनुच्छेद 43A में कहा गया है। और जो आर्टिकल 43 है दोस्तों, आर्टिकल जो 43 है इसमें क्या बताया गया, कुटीर, इसमें जो है कुटीर उद्योगों के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 43 है दोस्तों, इसका जो संबंध है गांधीवादी विचारधारा से है दोस्तों। और इसे किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। यानी इस प्रश्न से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, मूल्यांकन किया। और आप लोग कमेंट करते चले, अगर आपको जो भी बातें समझ नहीं आ रही दोस्तों, आप लोग कमेंट करें, उसको हम देखेंगे कमेंट के दोस्तों आपको। चलिए बिल्कुल टूट चुके हैं साबाब अली, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न का हम दोस्तों मूल्यांकन करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण दोस्तों आर कहा जाता है। कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। अब कथन में दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। और अगला दिया है कथन आर दिया है, संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को जो है मान्यता प्रदान करता है, ये कहा गया है। और आगे जो है कूट दिए गए हैं, इन कूट में से आपको जो है दोस्तों सही आंसर का चयन करना है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर इस विकल्प के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए हम मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। यानी पहला क्या दिया गया है कि भारतीय, पहला क्या दिया दोस्तों, दिया गया है कि कारण क्या दिया, कथन ए दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है दोस्तों अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है दोस्तों। बिल्कुल ये सही कथन दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों एक अधिकार है हमारा, उस अधिकार का नाम है संस्कृत, अधिकार का नाम है दोस्तों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और इसका जो मेंशन किया गया है दोस्तों आर्टिकल जो है 29 से 30 में किया गया है, 29 से 30 में किया गया है। और आर्टिकल जो 29 है दोस्तों, आर्टिकल जो 29 है दोस्तों, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को उन्हें बनाए रखने का अधिकार है। इसे आर्टिकल 29 में कहा गया है दोस्तों कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन्हें क्या होगा, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और जो आर्टिकल 30 है दोस्तों, आर्टिकल जो 30 है दोस्तों, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक जो लोग हैं अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। यानी जो आर्टिकल 30 है दोस्तों, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है दोस्तों। बिल्कुल ये कथन क्या दिया गया है दोस्तों, सही दिया गया है। और कारण में कहा गया है संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल ये भी कथन सही है दोस्तों। यानी देखा जाए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए कथन की सही व्याख्या जो है दोस्तों नहीं कर रहा है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का। चलिए हम लोग अगले प्रश्न का दोस्तों मूल्यांकन करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको सबको चयन करना है। दिया है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को मतलब क्या दिया है, टू हैव द बॉडी ऑफ। और दिया परमादेश में दिया है वी कमांड दिया है। और प्रतिषेध में दिया है टू बी सर्टिफाइड दिया है। और अधिकार परीक्षा में दिया है वाई व्हाट अथॉरिटी। अगर बात किया जाए तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल जो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ दोस्तों, इसका अर्थ होता है। और जो परमादेश है दोस्तों, परमादेश का अर्थ क्या होता है, वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। और जो प्रतिषेध होता है दोस्तों, इसका अर्थ टू बी सर्टिफाइड नहीं होता दोस्तों, प्रतिषेध का अर्थ होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्या, रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोस्तों, इसका अर्थ मतलब होता है प्रतिषेध का। यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, मना करना, इसका अर्थ हो जाता है क्या, मना करना, प्रतिषेध का अर्थ हो जाता है दोस्तों। और हमें यही आंसर चयन करना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। और जो न्यायालय है उसके ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा।
यदि आरोप सही पाया जाता है तो उसे बंदी बनाया जाएगा, अन्यथा उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उस 24 घंटे में जो है यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। और दिया परमादेश, परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। ये जो आदेश होता है किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे ऐसा रिट जारी करके कहा जाता है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए दोस्तों। और प्रतिषेध जो होता है इसे अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है दोस्तों। और अधिकार परीक्षा जो होता है व्हाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब इसका होता है कि आपने जो है किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। यानी कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो जो क्या करता है किसी पद के लिए अयोग्य है लेकिन उस पद को किसी फर्जी तरीके से धारण कर लेता है तो उसे जो है अयोग्य करार दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का हम लोग मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, और विकल्प दिया है दोस्तों लॉर्ड ब्राइस दिया है, आइवर जेनिंग से दिया है, एच.जे. लास्की दिया है और के.सी. हुइयर दिया है। और इसमें से जो है आप लोग को राइट आंसर का कमेंट करना है दोस्तों। भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? अगर देखा जाए दोस्तों जो विकल्प दिया है सर आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा है कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। संविधान क्या है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा था कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है दोस्तों। ये कथन जो है किसने कहा? आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा था। और एच.जे. लास्की इन्होंने क्या बताया था दोस्तों? एच.जे. लास्की ने क्या बताया था? थोड़ी इसको बता, के.सी. हुइयर जो है दोस्तों, के.सी. हुइयर ने बताया था कि भारत एक क्या है? अर्ध संघात्मक राज्य है दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और एच.जे. लास्की ने बताया कि भारत जो है दोस्तों क्या है? आप लोग इसको कमेंट करेंगे, ये आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 162 के शीर्षक का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 162 के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और विकल्प दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति दिया है, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें दिया है, राज्यपाल की पदावधि दिया है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया है। और आप सबको लोग दोस्तों राइट आंसर जो है कमेंट करना है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों इसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो है 162 है दोस्तों, इसके तहत कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न का दोस्तों हम लोग मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है। और विकल्प दिया है दोस्तों 1975 दिया है, 1977 दिया है, 1976 दिया है और 1981 दिया है। यानी जो कैग है और जो ऑडिटिंग लेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों, इनको जो है किस वर्ष जो है केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है, इसको बताया गया था दोस्तों। यानी देखा जाए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में ये बातें कही गई थी दोस्तों। और आप सभी को पता है दोस्तों 1976 में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ही हुआ था। और जिसे जो है दोस्तों लघु संविधान के नाम से जो है दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसके द्वारा क्या किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? जो राज्य सूची है, राज्य सूची जो थी, राज्य सूची से 5 विषयों को कहां जोड़ दिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। यानी समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों यानी जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। जैसे दोस्तों आर्टिकल जो है 39A जोड़ा गया था, आर्टिकल जो है 39A जोड़ा गया था। और जो है दोस्तों क्या जोड़ा गया था? 43 आर्टिकल जो है 43A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा। और जो है आर्टिकल दोस्तों कौन सा जोड़ा गया था? 48A जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान
संशोधन के ही द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों हम लोग अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। साबाबली जी डी बता रहे, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया राइट आंसर आपने कमेंट किया है। अगले प्रश्न का हम लोग मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 9 है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। और यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, इन विकल्प में से राइट आंसर का जो है चयन करना है और कूट दिया गया है दोस्तों। इन कूट में से जो है सही आंसर को चयन करना है कि कौन से जो कूट हैं दोस्तों सही दिए गए हैं। आप लोग कमेंट करेंगे और उसका जो दोस्तों आप लोग राइट आंसर दोस्तों बताने का दोस्तों आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखा जाए दोस्तों इसमें कौन सा जो कथन दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों इसका जो कथन दिया गया है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन जो है सही दिया गया है दोस्तों, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला दिया गया है दोस्तों कथन, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल साथियों जो कथन दिया गया है सही दिया गया है। कथन जो पहला दिया गया ये तो सही दिया गया है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 1 और अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो है राज्य जो राज्य होते हैं दोस्तों, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दोस्तों बिल्कुल नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में कहा गया कि संसद जो है नए राज्यों का गठन या किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ये तो दोस्तों सही दिया गया। और अगला दिया गया है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी दोस्तों। यह दोस्तों कथन देखा जाए दोस्तों जो दूसरा कथन है दोस्तों ये सही दिया गया है दोस्तों कि नहीं सही दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल दूसरा भी कथन जो है दोस्तों सही दिया गया है दोस्तों। यानी देखा जाए तो ए और दोनों राइट, हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगर देखा जाए बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप कमेंट को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आरती पटेल जी ए, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आरती पटेल जी आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें। जो भी बच्चे कमेंट करें दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न का दोस्तों हम लोग मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न का साथियों हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। और यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला दिया है यह जो यहाँ पे विकल्प दिया है और इनमें से जो है आपको कूट दिए हैं। इन कूट में से जो दोस्तों सही आंसर का चयन करना है दोस्तों कि सही आंसर दोस्तों क्या होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सही आंसर हमें बताना है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों कि जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में जो है दोस्तों यह जो है 1977 में इसमें दिया है, 1977 में अस्तित्व में आया है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ये जो है 1977 में ही अस्तित्व में आया है पीएमओ दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। और जो अगला विकल्प दिया है इसका प्रधान जो है कैबिनेट सचिव होता है दोस्तों। यानी जो पीएमओ होता है दोस्तों, इसका जो प्रधान होता है दोस्तों कौन होता है दोस्तों, तो इसका जो होता है सर्वोच्च अधिकारी। इसका जो सचिव होता है दोस्तों कौन होता है, सर्वोच्च, यानी जो होता है सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों होता है। यानी हम कहते थे प्रमुख, इसका जो प्रमुख सचिव होगा दोस्तों कौन होगा, सर्वोच्च अधिकारी होता है। और वर्तमान में नृपेंद्र मिश्रा जी, और वर्तमान में जो दोस्तों कौन है, नृपेंद्र मिश्रा जी जो है इसके क्या है, सर्वोच्च अधिकारी है दोस्तों। यानी जो दूसरा कथन दिया गया दोस्तों कहीं ना कहीं गलत दिया गया है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल केवल एक, यानी हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपके कमेंट को चेक कर लेते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न का दोस्तों हम लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों धन विधेयक भारत के संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। जो धन विधेयक होता है दोस्तों किस आर्टिकल में इनको परिभाषित किया गया है दोस्तों। और विकल्प दिया गया है, अनुच्छेद 109 दिया है, अनुच्छेद 110 दिया है, अनुच्छेद 111 दिया है और अनुच्छेद 112 दिया है दोस्तों। और आप सबको इसमें राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा। ये धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम लोग को चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर बात किया जाए दोस्तों जो धन विधेयक है, जो धन विधेयक को दोस्तों परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110, यानी आर्टिकल 110 जो है 110 में जो है दोस्तों धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में अगर बात किया जाए दोस्तों तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है अंतिम निर्णय होता है दोस्तों। और जो लोकसभा अध्यक्ष है इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के
आर्टिकल 93 में दोस्तों, अनुच्छेद जो है 93 में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया दोस्तों। और जो अनुच्छेद 111 है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, पुनर्विचार के बारे में। इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, इनके पॉकेट वीटो के बारे में, यानी इसमें जो है राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां होती है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया कि नहीं, जो राष्ट्रपति होता है किसी विधेयक को क्या कर सकता है, इकरार कर सकता है, इनकार कर सकता है, ना इकरार ना इनकार कर सकता है। और ऐसा जो है एक बार किया गया था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान। उनके कार्यकाल में दोस्तों एक डाक विधेयक प्रस्ताव लाया गया था और उन्होंने उस विधेयक पर अपनी कोई अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए उनके ऊपर जो है महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया गया था दोस्तों। और जो 112 है दोस्तों, इसमें बजट के बारे में बताया गया है दोस्तों, यानी इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर जो है चुनना है दोस्तों। और यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए, पहला है, दूसरा है, तीसरा कथन दिया है और यहाँ पे चौथा कथन दिया है और यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों। इन कूट में से जो है दोस्तों हम लोग को क्या करना है, राइट आंसर का साथियों चयन करना है। यानी जो पहला विकल्प दिया है दोस्तों, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी जो महाराजा हरि सिंह है दोस्तों, इन्होंने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यानी जो जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की जो शर्त रखी गई थी, राजा हरि सिंह ने कब किया था, 26 अक्टूबर 1947 को किया था। और जो अगला विकल्प दिया दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ। और दोस्तों आप सबको पता है भारत का संविधान जो है 26 जनवरी, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। और दोस्तों आप लोग को पता है भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। और अगला दिया है, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को जो है दोस्तों अनुमोदित दोस्तों कब किया था, विलय को जो है दोस्तों अनुमोदित कब किया था दोस्तों, इसको दिया है। तो अगर दोस्तों इसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए दोस्तों कि जो 26 जनवरी दोस्तों 1957 को दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। और अगला दिया है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान, जम्मू तथा कश्मीर का दोस्तों जो राज्य है इसका नया संविधान कब लागू किया गया था दोस्तों, इसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए दोस्तों, बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर है और जो राज्य का नया संविधान दोस्तों कब लागू किया गया था, 31 अक्टूबर दोस्तों। अभी बात किया जाए हाल ही में क्या हुआ था, 31 दोस्तों अक्टूबर जो है 2019 को क्या किया गया था दोस्तों, इसका नया संविधान लागू किया गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल एक बार दीपक यादव जी थी, बहुत बड़े दीपक यादव। चलिए अगले प्रश्न का दोस्तों हम लोग मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। पहला दिया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है क्या ये राज्य सूची का विषय है। और दिया है जनगणना, यहाँ पे डैश होगा दोस्तों, संघ सूची का विषय है। और दिया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी द्वितीय अनुसूची दिया है दोस्तों। और दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची दिया है। और आपको यहाँ बताना है दोस्तों कौन सा जो है कथन जो है सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, कौन सा जो कथन है दोस्तों क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। ये आप हम लोग को चयन करना है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों, बिल्कुल राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है दोस्तों, इसका जो उल्लेख किया गया है दोस्तों आपको पता है कौन सी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है दोस्तों, चौथी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। बिल्कुल आप लोग को पता है दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। और बिल्कुल यही हमको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। और जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है। और दिया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और जो द्वितीय अनुसूची है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। यानी भारतीय संविधान के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं इनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। और अगला है दल बदल विरोध कानून जो है 10वीं अनुसूची में इनका मेंशन किया गया है। और इसे कब जोड़ा गया दोस्तों, 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 के द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया है। यानी राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, और यहाँ पे कथन ए दिया है और एक कथन और कारण यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे कारण आर दिया है, कारण क्या दिया है, आर दिया है, और शायद यहाँ पे कूट दिए हैं, कूट दिए हैं, और कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, कूट आगे होगा दोस्तों, यहाँ पे कूट है, इनमें से हम लोग को सही आंसर का चयन करना है दोस्तों, कि सही आंसर दोस्तों क्या होगा। विकल्प में क्या दिया, केंद्रीय कानूनों, विकल्प में दोस्तों क्या दिया है, केंद्रीय कानूनों जो है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही ये कथन सही दिया गया है दोस्तों, ये कथन क्या है दोस्तों, सही दिया गया है दोस्तों। और अगला क्या दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय संविधान का संरक्षक है, और हम कह सकते हैं ये कथन जो है, ये कारण जो है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है दोस्तों। और आपको पता है साथियों, आर्टिकल जो 32 है, 32 के अकॉर्डिंग हम लोग, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम अगले प्रश्न का दोस्तों मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे दिया है कथन ए दिया है, कथन 2 दिया है, कथन 3 दिया है, और यहाँ पे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का दोस्तों हमें चयन करना है। और आप लोग जो है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों, 50% सीटें, जो 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। दोस्तों ये कथन जो है दोस्तों सही दिया गया है दोस्तों, क्या ये कथन दोस्तों सही दिया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो 50% सीटें हैं, 50% जो सीटें हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षित होगा। दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया दोस्तों, गलत दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, बल्कि जो है 50% सीटें सभी महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षित होगा। लेकिन जो पहली बात कही गई थी, पहली क्या कही गई थी कि 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, बाद में इसको दोस्तों 50% सीटें आरक्षित करने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, ये दोस्तों गलत दिया गया कथन। और अगला दिया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ग्राम सभा क्या है दोस्तों, एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं दोस्तों। क्या ये कथन दोस्तों सही दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही दिया है दोस्तों, बिल्कुल क्या दिया है, सही दिया है दोस्तों। और अगला दिया है मध्यवर्ती स्तर, यानी जो क्षेत्र पंचायत होता है दोस्तों, जो होता है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। मध्यवर्ती जो स्तर होता है दोस्तों, इस पर क्या एक पंचायत होगा दोस्तों, कह सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कथन दिया है, सही कथन दिया है दोस्तों। क्योंकि साथियों आपको पता है कि एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो है इसने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने की बात कही थी। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। यानी क्षेत्र जो स्तर होता है, क्षेत्र स्तर को ही हम कह सकते हैं मध्यवर्ती स्तर कह सकते हैं। एक पंचायत होगा दोस्तों, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी बी इज द राइट आंसर। एक बार आपके कमेंट को चेक कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दीपक यादव जी, बहुत ही बढ़िया, बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए अगले प्रश्न का दोस्तों हम लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत जो है राज दिवस जो है कब मनाया जाता है, और विकल्प दिया है यहाँ पर। इनमें से दोस्तों हम लोग को राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि जो पंचायत हैं दोस्तों, यानी जो पंचायतें हैं, पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा देने के लिए दोस्तों मांग की गई थी। पंचायत को दोस्तों संवैधानिक, आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में बात कही जा रही थी। और सबसे पहले दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों। और अंततः क्या किया गया, एक थुंगन समिति या कह सकते हैं युंगन समिति की सिफारिश पर जो है 1989 में, 1988 से 89 में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे ही दिया गया।
थुंगन समिति या युंगन समिति की सिफारिश पर और 73वीं संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे ही दिया गया। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है जो दोस्तों 1992 में ये पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। लेकिन अगर बात कीजिए लागू कब हुआ था, लागू जो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल दोस्तों 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपको पता है कि पंचायतों का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में किया गया है। और जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों इसमें कितने विषय शामिल हैं, इसमें जो है 29 विषय शामिल हैं दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों। यही प्रश्न जो है भी आ गया दोस्तों ना। और यहाँ पे विकल्प दिया है 22, 24, 29, 32 दोस्तों। बिल्कुल आप लोग को पता है दोस्तों इसमें कितने विषय होंगे दोस्तों, 29 होंगे। यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो 12वीं अनुसूची है, जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें कितने विषय हैं, इसमें कितने विषय हैं दोस्तों, इसमें जो है 18 विषय। इसमें कितने हैं, इसमें 18 विषयों को दोस्तों शामिल किया गया है। और राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सी इज द राइट आंसर हो गया है दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, किस राज्य में लागू होते हैं दोस्तों। और विकल्प दिया है त्रिपुरा दिया है, सिक्किम दिया है, नागालैंड दिया है और उपरोक्त सभी दिया है दोस्तों। आपको पता है साथियों जो 6वीं अनुसूची है ये जो है किन किन राज्यों में लागू होते हैं, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन जो है 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू होती है। और इसमें जो है एसटी अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल जैसे विकल्प के कार्य आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या होगा, त्रिपुरा। यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम के बारे में थोड़ा आप लोग समझ लेंगे दोस्तों। जो दोस्तों क्या हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1974 में हुआ था, 35वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, इसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और नागालैंड जो है दोस्तों, नागालैंड का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड का गठन किया गया था दोस्तों। इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आज के प्रश्नों की श्रृंखला साथियों यहीं पर समाप्त होती है। यानी हम लोगों ने दोस्तों जो देखा कि 2019 का जो पेपर है पॉलिटी का जो पीछे में आया हुआ है, हमने सारे प्रश्नों को दोस्तों एनालाइज किया। अब हम समझ पा रहे दोस्तों कैसे किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं।